हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम अपने थर्ड यूनिट उत्पादन तथा लागत का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम में हम लोग प्रमुख रूप से पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं एवं परिवर्तनशील अनुपात के नियम का महत्व। बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक में इस यूनिट के प्रारंभ में उत्पादन फलन पढ़ा था और उत्पादन फलन के जो हमने प्रकार पढ़े हुए थे उसमें दो प्रकार थे, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो उत्पत्ति के नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत तीन प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या समझा था हम लोगों ने, जब उत्पादक को उत्पादन बढ़ाना होता है तो वह उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्पादक के पास समय बहुत कम है। वह कुछ साधनों में ही परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाता है। तो इन नियमों के अंतर्गत आज हम सबसे पहला नियम पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम। बच्चों, ये दोनों एक ही नियम हैं और इनके दो नाम होने का मैं आपको कारण बताऊं। उत्पत्ति वृद्धि नियम सबसे पहले प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने दिया था, जिसमें एडम स्मिथ थे, प्रोफेसर रिकार्डो थे, माल्थस थे। इन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम दिया था और ये नियम प्रमुख रूप से कृषि के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि कृषि में जब उत्पादन के साधनों को हम निरंतर बढ़ाते रहते हैं तो एक समय के बाद कृषि उत्पादन घटने लगता है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। इसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि यह नियम तो उत्पादन की प्रत्येक उत्पादन में लागू होता है, कोई भी उत्पादन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे उद्योग हो, हर जगह यह नियम लागू होता है कि हमेशा ही उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है, एक समय बाद उत्पादन गिरने लगता है। और उन्होंने इस नियम को परिवर्तनशील अनुपात के नियम का नाम दिया। तो बच्चों, ये दोनों नियम एक ही हैं, चाहे उत्पत्ति ह्रास नियम हो या परिवर्तनशील अनुपात के नियम। ये नियम हमें बताते हैं कि अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधन को परिवर्तित करते हैं या एक साधन को परिवर्तित करते हैं तो पहले तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन एक समय बाद उत्पादन गिरने लगता है। अब कुछ साधन को स्थिर रखना या कुछ साधन को परिवर्तनशील रखना, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अल्पकालीन अध्ययन कर रहे हैं। अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना समय नहीं है कि वह उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर पाए। वह उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखता है और कुछ साधनों को परिवर्तित करता है। तो इस नियम के अनुसार जब उत्पादक ऐसा करता है तो प्रारंभ में तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन एक समय बाद उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम को समझने के लिए हम एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की अवधारणाओं पर आधारित है। इन अवधारणाओं को हमने अपनी यूनिट के प्रारंभ में विस्तार से समझा था। फिर से समझ लेते हैं। कुल उत्पादन क्या है? परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादन कुल उत्पादन कहलाता है। सीमांत उत्पादन परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन सीमांत उत्पादन कहलाता है। औसत उत्पादन परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है। तो बच्चों, अब हम इस तालिका को समझते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम किस तरह से लागू होता है। स्थिर साधन में हम ले लेते हैं भूमि और परिवर्तनशील साधन में ले लेते हैं श्रम। तो यहाँ पर भूमि को स्थिर रखा है, भूमि की सिर्फ एक ही इकाई का प्रयोग किया गया है और श्रम की इकाइयाँ निरंतर बढ़ती जाएंगी, क्योंकि श्रम परिवर्तनशील साधन है। तालिका बनाने में हम सबसे पहले सीमांत उत्पादन की तालिका बना लेते हैं। सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, फिर गिरता है, इसके बाद शून्य हो जाता है, इसके बाद ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ
बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा के बाद गिरने लगता है, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य साधनों का भी परिवर्तित होना आवश्यक है। लेकिन उत्पत्ति ह्रास नियम यह कहता है कि हम अन्य साधनों को स्थिर रखेंगे, क्योंकि हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं। अल्पकाल में सभी साधन परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, तो हम श्रम को ही बढ़ाते जा रहे हैं, जिस कारण से एक सीमा के बाद उत्पादन हमें गिरता हुआ प्राप्त होने लगता है। इसी कारण सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर शून्य होता है और फिर ऋणात्मक हो जाता है। तो जब परिवर्तनशील साधन की पहली इकाई का प्रयोग किया तो हमें 40 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ, और दूसरी इकाई का प्रयोग करने पर हमें 50 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। यानी हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो प्रारंभ में बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमने तीसरी इकाई का प्रयोग किया तो सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ हो गया, 40 इकाई का उत्पादन हुआ यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाकी के साधन स्थिर हैं, हम सिर्फ एक साधन को बढ़ा रहे हैं जो पूरे संगठन के अनुकूल नहीं होते हैं, और उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो चौथी इकाई से 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, पाँचवीं इकाई से 20 का, और छठवीं इकाई में सीमांत उत्पादन शून्य हो गया। यहाँ पर सीमांत उत्पादन हो ही नहीं रहा है, छठवीं इकाई द्वारा कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है। और सातवीं इकाई का जब हमने प्रयोग किया तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया, उत्पादन अब ऋणात्मक होना प्रारंभ हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कुल उत्पादन। कुल उत्पादन सिग्मा एम पी सीमांत उत्पादन का योग है। तो हम सीमांत उत्पादन का योग करते जाएंगे। पहली इकाई से हमें कितना सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ? 40, तो 40 ही रहेगा। दूसरी इकाई से देखें तो हमें 50 का, तो 2 इकाइयों से कुल उत्पादन कितना प्राप्त हुआ? 40 और 50, 90 इकाइयों का हमें यहाँ पर कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है। वहीं हम तीसरी इकाई से हमें 40 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। अगर हम तीनों इकाइयों का कुल उत्पादन देखें तो 90 और 40 130 का उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है। और 4 इकाइयों का कुल उत्पादन देखें तो 3 इकाइयों से हमें 130 का प्राप्त हुआ था, चौथी इकाई से 30, तो 130 और 30 को जोड़ेंगे हमें 160 का कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है। पाँचवीं इकाई से देखते हैं 160 और 20 को जोड़ेंगे कुल 180 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। छठवीं इकाई से भी हमें कुल 180 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा है पूरी 6 इकाइयों से, क्योंकि छठवीं इकाई से हमें शून्य का उत्पादन प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर हमारा कुल उत्पादन स्थिर हो गया है। वहीं हम सातवीं इकाई देखते हैं। सातवीं इकाई में हमारा कुल उत्पादन गिर रहा है। जब हमने 7 इकाइयों का कुल उत्पादन किया तो कुल उत्पादन हमारा गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सातवीं इकाई से हमें माइनस के 20 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ था। जब हम 180 में माइनस के 20 जोड़ेंगे तो वो घट जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस घटते हैं। तो कुल उत्पादन यहाँ घटकर कितना हो गया? 180। अब हम औसत उत्पादन देखते हैं। औसत उत्पादन का फॉर्मूला है कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ। तो हम 40 में 1 का भाग देते हैं, हमें औसत उत्पादन 40 का प्राप्त होता है। 90 में हम 2 का भाग देते हैं, हमें औसत उत्पादन 45 का प्राप्त होता है। 130 में हम 3 का भाग देते हैं, हमें औसत उत्पादन 43.3 का प्राप्त होता है। 160 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो हमें 40 का औसत उत्पादन प्राप्त होता है। 180 में हम 5 का भाग देते हैं तो हमें 36 का औसत उत्पादन प्राप्त होता है। 6 का भाग जब हम 180 में देते हैं तो हमें 30 का औसत उत्पादन प्राप्त होता है, और 7 का भाग जब हम 160 में देते हैं तो 22.6 का हमें औसत उत्पादन प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को निकाला। यहाँ पे बच्चों हमें उत्पादन की अवस्थाएं भी समझनी है कि उत्पादन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं हम सीमांत उत्पादन के माध्यम से निर्धारित करते हैं। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो यह उत्पादन की प्रथम अवस्था कहलाती है। इसके बाद जब सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है तो यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था कहलाती है। इसके बाद जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो यह उत्पादन की तृतीय अवस्था कहलाती है।
अब बच्चों इस कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उत्पत्ति ह्रास नियम काम कर रहा है। जैसा कि हमने तालिका में देखा, प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा है और उसके बाद उत्पादन गिरना शुरू हो गया है। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। बच्चों एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन श्रम दिखाया गया है, हमें स्थिर साधन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वाई अक्ष पर हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिखाया है। एक्स अक्ष पर हम अपने परिवर्तनशील साधन ले लेंगे, हमने 7 इकाइयाँ ली हैं तो हमने यहाँ पर 7 इकाइयाँ दिखाई हैं। वाई अक्ष पर हमने जो कुल, सीमांत और औसत उत्पादन दिखाया है इनकी संख्या लेंगे। बच्चों मैं इनकी संख्या लेने का तरीका भी बता देती हूँ, क्योंकि जब हम कॉपी पे चित्र बनाते हैं तो हमें इनका विभाजन किस हिसाब से करना होता है। हमारी सबसे बड़ी संख्या 180 है तो हम 1, 2, 3 से लेके 80 तक नहीं दिखा सकते, हम कॉपी पे इस तरह से नहीं दिखा सकते। तो हम इनका समान रूप से विभाजन ले लेते हैं, 10 का, 20 का या 25 का। जैसे मैंने यहाँ 25-25 का विभाजन लिया है, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, तो जिसमें हमारी सारी संख्याएं आ गई हैं। इसके बाद हमने 0 से नीचे माइनस के 25 लिए हैं, क्योंकि हमें सीमांत उत्पादन भी जो ऋणात्मक है वो दिखाना है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 0 से पहले की जो भी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। हमारी जो गिनती होती है 0, 1, 2, 3, अगर हम इसके पीछे चलेंगे तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3 होते हैं। तो बच्चों समझ में आया, हम ऋणात्मक 0 से पहले लेंगे यहाँ पे। अब हम सबसे पहले समझते हैं सीमांत उत्पादन का वक्र। प्रथम इकाई से 40 का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है, ये 40। दूसरी इकाई से हमें 50 का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। तीसरी इकाई से हमें 40 का फिर से सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन गिरने लगा है। चौथी इकाई से हमें 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। पाँचवीं इकाई से 20 का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। छठी इकाई से 0 का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है और सातवीं इकाई से माइनस के 20 का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। अब इस सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमें एक उल्टे यू आकार का वक्र प्राप्त हो जाता है। इसे हम सीमांत उत्पादन वक्र कहते हैं। बच्चों एक बिंदु और समझिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला सीमांत उत्पादन 40 का था, बट मैंने जो वक्र लिया है वो 0 से लिया है, क्योंकि उत्पादन अपनी प्रारंभिक अवस्था में 0 ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि उत्पादन हमेशा ही होता रहेगा। जब भी वो प्लांट या कारखाना प्रारंभ किया गया होगा तब उसमें कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा होगा, 0 रहा होगा, उसके बाद उसमें 40 इकाइयों का उत्पादन हुआ। तो हम अपने जो वक्र बना रहे हैं वो 0 से लेंगे। इसके बाद हम औसत उत्पादन लेते हैं। प्रथम इकाई से 40 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरी इकाई से 45 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त होता है। तीसरी इकाई से 43.3 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त होता है। चौथी इकाई से 40 का, पाँचवीं इकाई से 36 का और छठवीं इकाई से 30 का और सातवीं इकाई से 22.8 का औसत उत्पादन प्राप्त होता है। और इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें उल्टे यू आकार का औसत उत्पादन मिलता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा औसत उत्पादन है वो प्रारंभ में धीमे धीमे बढ़ता है, फिर सीमांत उत्पादन को क्रॉस करता हुआ फिर यहाँ पे नीचे गिरता है। यहाँ पर बढ़ा है और उसके बाद ये नीचे गिरना प्रारंभ हो गया है। अब हम देखते हैं कुल उत्पादन। कुल उत्पादन जो हमें पहली इकाई से कुल उत्पादन होता है वो 40 है, दूसरी इकाई से 90 है, तीसरी इकाई से 130 है, चौथी इकाई से 160 है, पाँचवीं इकाई से 180 है और छठवीं इकाई से भी 180 का हमें कुल उत्पादन प्राप्त हुआ। सातवीं इकाई से हमें 160 का कुल उत्पादन प्राप्त हुआ। इसे भी हम मिलाएंगे तो हमें इस प्रकार से कुल उत्पादन प्रारंभ होगा, जो प्रारंभ में बढ़ रहा है, फिर कुछ समय स्थिर और उसके बाद गिरना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर हम उत्पादन की अवस्थाएं देखेंगे। उत्पादन की प्रथम अवस्था जहाँ तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तो ये जो दूसरा बिंदु है ये हमारी उत्पादन की प्रथम अवस्था को दिखा रहा है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था 40 से 0 तक है, यानी दूसरे से छठवीं इकाई तक है।
तो ये उत्पादन की प्रथम अवस्था कहलाएगी, यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था कहलाएगी और यह उत्पादन की तृतीय अवस्था कहलाएगी। अब बच्चों हमें एक चीज़ और समझनी है, जो ये बिंदु होता है इसे हम मोड़ बिंदु भी कहते हैं, मोड़ बिंदु, क्योंकि इस बिंदु के बाद कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन कैसा, गिरती हुई दर से। इसे हम इस तालिका से भी समझ सकते हैं। प्रारंभ में हमारा कुल उत्पादन 40 से बढ़ के 90 हो गया, 50 इकाइयों का बढ़ा था, लेकिन इसके बाद हमारा कुल उत्पादन 130 हुआ जहाँ सिर्फ 40 इकाइयों की वृद्धि थी। इसके बाद हमारा कुल उत्पादन 160 हुआ, यहाँ सिर्फ 30 इकाइयों की वृद्धि थी। इसके बाद 20 इकाई की वृद्धि रही, फिर वृद्धि शून्य हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है, गिरती हुई दर से। और यहाँ तक कुल उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है, फिर गिरती हुई दर से बढ़ता है और इसके बाद कुल उत्पादन भी गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो अब एक उत्पादक के लिए वह किस अवस्था में रहेगा, प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में या तृतीय अवस्था में? तो एक उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था में रहना चाहता है, क्योंकि प्रथम अवस्था में उसे वृद्धि प्राप्त हो रही है तो वह वृद्धि के पूरे लाभ लेना चाहता है, और तृतीय अवस्था में उत्पादक नहीं जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर उसे हानि हो रही है। कुल उत्पादन भी गिर रहा है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो रहा है, औसत उत्पादन भी गिर गया है। तो इस अवस्था में उत्पादक को हानि होगी तो उत्पादक नहीं जाना चाहता है, परंतु उत्पादन में यह अवस्था आती है। तो हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम कहता है कि अगर कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन को निरंतर बढ़ाया जाता है एक निश्चित समय में, तो उत्पादन हमें गिरता हुआ प्राप्त होगा। प्रारंभ में तो उत्पादन बढ़ेगा लेकिन एक समय के बाद जो उत्पादन है वो हमें गिरता हुआ प्राप्त होता है, और यह सभी प्रकार के उत्पादन में लागू होता है, सिर्फ कृषि में ही लागू नहीं होता है। अगर हम किसी भी उत्पादन में देखें तो ह्रास की अवस्था तो आती ही है, चाहे वह अवस्था जल्दी आए अथवा वह अवस्था देर से आए। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत उत्पादन की अवस्थाएं, मैंने बच्चों आपको अभी तालिका और चित्र में दोनों में ही उत्पादन की अवस्थाएं समझा दी थी। उत्पादन की 3 अवस्था होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम अवस्था में स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो जो साधनों का आपसी अनुपात है वह उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल होता है, बहुत अच्छा होता है। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों ही बढ़ रहे होते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, जब हम परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं तो वो अनुकूल संयोग उतना अनुकूल नहीं रहता। रिजल्ट क्या होता है, सीमांत उत्पादन घटने लगता है, कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन गिरती हुई दर से। इसे घटते हुए उत्पादन की अवस्था कहा जाता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन में वृद्धि की जाती है तो जो संयोग है स्थिर और परिवर्तनशील साधन का वो प्रतिकूल हो जाता है, यानी उत्पादन के लिए अच्छा नहीं रहता। परिणाम यह होता है कि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पादन गिरने लगता है। तो और जो कुल उत्पादन भी गिरने लगता है, परिणाम स्वरूप उत्पादन में ह्रास प्रारंभ हो जाता है। इसे ऋणात्मक अवस्था कहा जाता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली मान्यता, उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पत्ति का साधन परिवर्तनशील रहेगा जबकि अन्य साधन स्थिर रहेंगे, जैसा कि हमने अभी तालिका में देखा था। परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। हम परिवर्तनशील साधन जिसमें वृद्धि कर रहे, ऐसा ना हो कहीं इकाइयाँ हम ज़्यादा ले लें कहीं कम, जैसा कि हमने तालिका में किया था। अगर एक श्रम को बढ़ाया तो हमने निरंतर एक श्रम को ही बढ़ाया, 1 2 3 4 किया। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक के बाद 4 श्रमिक ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर 6 श्रमिक ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। तकनीकी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा जो तकनीकी का स्तर है, जिस तकनीकी का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम कोई भी सुधार भी नहीं करेंगे, कोई कमी भी नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही तकनीकी के स्तर का प्रयोग करेंगे। स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं। स्थिर साधन है, हम उन्हें बांट नहीं सकते। मान लीजिए एक कारखाना है जो एक भूमि पर स्थापित है, तो क्या हमने भूमि को स्थिर साधन के रूप में लिया है तो हम उसे बांट नहीं पाएंगे। विभिन्न उत्पत्ति के साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। उत्पत्ति के जो साधन हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकते हैं। स्थानापन्न का मतलब है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करना। जैसे हम स्थिर साधन में भूमि का प्रयोग कर रहे थे और परिवर्तनशील साधन में श्रमिक का प्रयोग कर रहे थे, तो भूमि का जो काम है वो श्रमिक नहीं कर सकता,
कुछ समय तक तो श्रमिक ने किया, जैसे जैसे हमने श्रम की इकाइयाँ बढ़ी, उत्पादन बढ़ाए, लेकिन एक सीमा के बाद जब हमने श्रम बढ़ाए तो हमें अधिक भूमि की आवश्यकता थी, लेकिन हमने अपनी मान्यता की वजह से भूमि को स्थिर रखा तो रिजल्ट क्या हुआ? श्रमिक तो भूमि की जगह स्थान नहीं ले सकते, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगा। तो उत्पत्ति के साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, थोड़ा तो उन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते। स्थिर साधन सीमित और दुर्लभ होते हैं। जो भी स्थिर साधन है वो कैसे हैं? सीमित रहेंगे। सीमित होने के कारण उनमें दुर्लभता का गुण पाया जाता है। परिवर्तनशील अनुपात अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण, इस नियम के लागू होने के प्रमुख कारण ये हैं, एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर रहना। क्योंकि हम एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना, मैंने अभी आपको समझाया कि उत्पत्ति के समस्त साधन एक दूसरे की स्थान पर पूरी तरह से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, जिस कारण एक सीमा के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। साधनों की अविभाज्यता, हम सभी साधनों को बांट भी नहीं सकते हैं। अगर हमें श्रमिक है, कहीं भी हमें पूरे श्रमिक की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हम श्रम को या श्रम को विभाजित कर सकते हैं? नहीं विभाजित कर सकते हैं। साधनों की सीमितता, कुछ साधन सीमित होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं, इसी कारण उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व, उत्पत्ति ह्रास नियम का प्रमुख महत्व निम्न है। अर्थशास्त्र का आधारभूत सिद्धांत, उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत है। यह प्रत्येक उत्पादन में लागू होता है, चाहे खनन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे उद्योग हो, मकान निर्माण हो, हर जगह में उत्पत्ति ह्रास नियम देखने को मिलता है। खनन प्रक्रिया में भी देखते हैं कि जब खनन किया जाता है प्रारंभ में धातुएं मिलती हैं, जब उसी में दोबारा खनन किया जाता है तो हमें कम धातुएं प्राप्त होती है, तीसरी बार खनन में और कम प्राप्त होती हैं। मकान निर्माण में भी देख रहे हैं हम, जो भी आजकल हम देख रहे हैं कि सोसाइटीज़ बन रही है, प्रारंभ में इनमें वृद्धि नियम लागू हुआ था, बहुत सारा लोगों को फ़ायदा हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन एक समय बाद क्या हुआ? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगा, उनकी बिक्री उतनी अधिक नहीं हो पाई और उत्पादक को लाभ या निर्माण करने वाले को लाभ नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र का प्रमुख नियम है जो कि उत्पादन के प्रत्येक जगह पे लागू होता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार, माल्थस ने अपना एक जनसंख्या सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, एक समय बाद कृषि में उत्पादन कम होने लगता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। रिजल्ट होगा असंतुलन, उत्पादन कम, खाने के लिए खाद्यान्न कम और जनसंख्या अधिक। तो परिणाम स्वरूप असंतुलन के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आधार, रिकार्डो ने लगान का सिद्धांत दिया था। लगान भूमि को प्राप्त होने वाला प्रतिफल है। तो रिकार्डो ने कहा था कि खेती में जब भूखंड पर श्रम तथा पूंजी की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो जो उत्तरोत्तर इकाई का प्रयोग करते हैं उनसे उत्पादकता घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत इकाई की तुलना में पहले की इकाई को जो बचत प्राप्त होती है, रिकार्डो ने उसे लगान कहा। उन्होंने कहा जब हमारा उत्पादन कम हो गया, जो सीमांत इकाई है, अगली इकाई से जब हमारा उत्पादन कम हो रहा, उसकी तुलना में पहले की इकाइयों को जो लाभ प्राप्त हुआ था वह लाभ ही भूमि का लगान कहलाएगा। तो लगान सिद्धांत का आधार भी हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ति के जो भी साधन हैं उन्हें उनकी जो आय दी जाती है, जो प्रतिफल दिया जाएगा वो सीमांत उत्पादकता के अनुसार दिया जाएगा। सीमांत उत्पादकता यानी अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उत्पादकता के अनुसार दिया जाएगा। उनकी अंतिम इकाई से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका मूल्य ही उन्हें आय के रूप में दिया जाएगा। तो अंतिम इकाई में स्वाभाविक है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार भी उत्पत्ति ह्रास नियम होता है। एक क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर प्रभावित होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम होने पर उत्पादन कम होने लगता है। अगर एक क्षेत्र में जनसंख्या उत्पादन की तुलना में ज़्यादा बढ़ रही है, उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाएगा।
आविष्कार एवं खोज के लिए प्रेरणादायक। उत्पत्ति ह्रास नियम नए नए आविष्कार एवं खोज को प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम ना आए। उसे टालने के लिए वह नए नए आविष्कार करता है ताकि उत्पत्ति ह्रास नियम देर से आए। उत्पत्ति ह्रास नियम को रोका तो नहीं जा सकता, टाला जा सकता है नई नई तकनीकी के माध्यम से। तो यह नियम आविष्कार एवं खोज को प्रेरणा देता है। इस प्रकार परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं हम कह सकते हैं सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, अब हम इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम समझाइए। इसे आप चित्र और तालिका के माध्यम से समझाएंगे। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विभिन्न अवस्थाएं बताएंगे, जो मैंने आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था बताई है, ये अवस्थाएं भी आप समझाएंगे। फिर इसके बाद परिवर्तनशील अनुपात के नियम का महत्व भी आप समझाएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ।